हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। जाबाज स्टडी पावर पॉइंट के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राचीन इतिहास के बहुत शानदार सा क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें तो हम आपको बता दें, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, तभी हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। तो और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी स्टूडेंट को अच्छे से हमारे क्वेश्चन की जानकारी मिल सके। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है बाबर पहाड़ी की गुफाओं के बारे में। बाबर पहाड़ी के गुफाओं के बारे में हम जानते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, बाबर पहाड़ी के विषय में। बाबर पहाड़ी की गुफाओं के बारे में आइए जानते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज का यह पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है दोस्तों। बराबर पहाड़ी की गुफाएं के बारे में आइए जानते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है दोस्तों, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के बारे में। तो दोस्तों, बराबर पहाड़ी के गुफाओं बराबर पहाड़ी पे कुल कितने गुफाएं हैं या कितने गुफाएं हैं? तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। बराबर पहाड़ी पे कुल कितने गुफाएं हैं? तो 4 गुफाएं हैं। कितने गुफाएं? 4 गुफाएं हैं दोस्तों। बराबर पहाड़ी पे कुल 4 गुफाएं हैं। कितने गुफाएं? 4 गुफाएं हैं। अब बात करते हैं हम 3 गुफाएं की। बात करते हैं 3 गुफाएं की। तो 3 गुफा की दीवार पर 3 गुफा की दीवार पर किसका अभिलेख है? तो तीन गुफाओं की दीवार पर किसका अभिलेख है? तो 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक का अभिलेख है। किसका अभिलेख है? अशोक का। अशोक का अभिलेख है। किसका अभिलेख है दोस्तों? अशोक का अभिलेख है। अब बात करते हैं हम अगले टिप्स की। तो अगला टिप है हमारा, और यह अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित करने का उत्तीर्ण करता है। किसको? आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करता है। किसको समर्पित होने का? यह अभिलेख आजीविकों। किसको? आजीविकों को समर्पित होने का समर्पित होने का उल्लेख करता है। क्या करता है? यह अभिलेख करता है। 3 गुफाएं की दीवार अशोक का अभिलेख है। 3 गुफाओं की दीवार पर किसका अभिलेख है? दीवार पर किसका अभिलेख है दोस्तों? अशोक का अभिलेख है। अब बात करते हैं, यह अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करता है। किसको? आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करता है। आगे हमारा अगला टिप है दोस्तों, आइए देखते हैं। आजीविकों को उल्लेख करता है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। तो आइए जानते हैं, आजीवक संप्रदाय की रचना मक्खीलाल गोसाला ने किया था। कौन किया था? मक्खीलाल गोसाला ने। कौन किया था? किसने किया था? मक्खीलाल गोसाला ने। तो आगे बात करते हैं हम,
बराबर की गुफाएं भारत के चट्टानों को बराबर की गुफाएं भारत के चट्टानों को काटकर बनाई गई थी, काटकर बनाई गई थी। बराबर की गुफाएं भारत की चट्टानों को काटकर बनाई गई थी और ये यहाँ सबसे पुरानी गुफाएं हैं और यह गुफाएं यहाँ के और यह गुफाएं यहाँ के सबसे पुरानी गुफा है। क्या है? सबसे यह गुफाएं यहाँ के सबसे पुरानी गुफा है दोस्तों। कौन सी गुफा है? सबसे पुरानी गुफा है। और बात करते हैं हम, यह ज्यादातर मौर्य काल से संबंध है। किससे संबंध है यह गुफा? तो यह गुफा ज्यादातर किससे संबंध है? मौर्य काल से, मौर्य काल से संबंध है दोस्तों। मौर्य काल से संबंध है। तो आगे आइए बढ़ते हैं। तो ये 322 ईस्वी से 150 322 से 185 ईस्वी पूर्व तक है, ईस्वी पूर्व तक है। और ये गुफाएं दोस्तों, बात करते हैं, ये गुफाएं यहां लिख देते हैं। ये गुफाएं बिहार राज्य के, ये गुफाएं कहाँ है दोस्तों? तो ये गुफाएं बिहार राज्य के जहानाबाद, कहाँ? जहानाबाद के जिले में गया से 24 किमी दूर स्थित है। कहाँ? गया से 24 किमी दूर स्थित है। तो आइए हम एक बार रिवीजन करा देते हैं बाबर पहाड़ी की गुफाओं के बारे में। बाबर पहाड़ी पर कुल कितने गुफाएं हैं दोस्तों? तो 4 गुफाएं हैं। कुल कितने गुफाएं हैं? 4 गुफाएं हैं। और 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक का अभिलेख है। किसका अभिलेख है दीवार पर? अशोक का अभिलेख है। अब बात करते हैं आजीविकों को किस अभिलेख से बात करते हैं। यह अभिलेख इन गुफाओं का आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करता है। कौन? यह अभिलेख आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करता है। तो आगे बात करते हैं हम आजीवक संप्रदाय की स्थापना। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खीलाल गोशाला ने किया था। अब बात करते हैं हम बराबर की गुफाओं भारत के चट्टानों को काटकर बनाई गई थी और यह गुफाएं यहाँ के सबसे पुरानी गुफाएं हैं और ज्यादातर मौर्य काल से संबंध है। किससे संबंध है? मौर्य काल से संबंध है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। यह 322 से 185 ईस्वी पूर्व तक है। यह 322 से 185 ईस्वी पूर्व तक है। तो आगे बात करते हैं हम बिहार, यह कहाँ है? तो यह गुफाएं कहाँ है? बिहार राज्य के जहानाबाद के जिले में गया से
24 किमी दूर स्थित है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए हमने इस क्वेश्चन से कितने फैक्ट क्वेश्चन बनाए हैं दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर है हमारा दूसरा क्वेश्चन, आइए देखते हैं। आज का सेक्शन बहुत शानदार रहेगा दोस्तों आप लोगों के लिए, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो दोस्तों, ताकि सभी लोग को हमारे क्वेश्चन के बारे में जानकारी मिल सके। तो आइए देखते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। किस शैलकृत गुफा से 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? क्या दोस्तों, किस शैलकृत गुफा से 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, हम आपके आंसर का इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो आइए देखते हैं हम लोग, किस गुफा से कन्हैया गुफाएं हैं। क्या है? कन्हैया गुफाएं। कन्हैया गुफा क्या है दोस्तों? कन्हैया गुफाएं। क्या पूछा है क्वेश्चन में? किस शैलकृत गुफा से या गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? किस गुफा से मिलता है दोस्तों? किस गुफा से मिलता है 11 सिरों का? तो कन्हैया गुफाओं से मिलता है। कहां से मिलता है? कन्हैया गुफाओं से। अब बात करते हैं कन्हैया गुफा कहाँ है। पश्चिमी क्षेत्र में बसे ये गुफाएं, ये गुफा कहाँ है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो ये गुफाएं मुंबई शहर, ये गुफाएं मुंबई शहर के पश्चिमी क्षेत्र में बसे। कहां पर दोस्तों? यह गुफाएं मुंबई शहर के पश्चिमी क्षेत्र में बसे बोरीवली के उत्तर में स्थित है। कहां? बोरीवली के उत्तर में। बोरीवली के उत्तर में कहां स्थित है? यह गुफाएं कहां स्थित है? यह गुफाएं मुंबई शहर के पश्चिमी क्षेत्र में बसे बोरीवली के उत्तर में स्थित है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्या है? इसका निर्माण कब किया गया था? तो इसका निर्माण दोस्तों, इसका निर्माण तीसरी शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी, तीसरी शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। के बीच में हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण तीसरी शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यह एक ही पहाड़ को तराश कर तराश कर 109 गुफाओं का निर्माण किया गया था। कितना? यह एक ही पहाड़ को तराश कर 109 गुफाओं का निर्माण किया गया था। 109 गुफाओं का निर्माण किया गया था। तो यहाँ एक ही गुफा को काटकर 109 गुफाओं का निर्माण किया गया था।
तो आइए आगे बात करते हैं हम। अजंता और अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है, जल्दी से बताइए दोस्तों। यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है। अजंता एवं एलोरा, अजंता एवं एलोरा की गुफा कहाँ है, तो जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो आइए देखते हैं। अजंता एवं एलोरा की गुफा का श्रेणी अजंता एवं एलोरा की गुफा कहाँ है, तो अजंता और एलोरा की गुफा श्रेणी के पास है। कहाँ पर, श्रेणी के पास में है। ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ये महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों। यह गुप्त शासकों द्वारा किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो यह गुप्त शासकों द्वारा निर्मित किया गया था या बनाया गया था। किसके द्वारा, गुप्त शासकों द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था, गुप्त शासकों के द्वारा। तो बात करते हैं हम एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा दोस्तों, एलोरा वाली गुफाएं कहाँ है, एलोरा गुफा। बात करते हैं एलोरा की गुफा। तो एलोरा की गुफा किसके शासन काल में हुआ था, किसने बनाया था एलोरा की गुफा, तो एलोरा की गुफा किसने बनाया था, राष्ट्रगुप्त शासकों ने। किसने बनाया था, राष्ट्रगुप्त शासकों ने। राष्ट्रगुप्त शासकों ने बनाया था। एलोरा की गुफा कौन बनाया था, राष्ट्रगुप्त शासकों ने बनाया था। तो बात करते हैं, एक क्वेश्चन यहां से और बन के आ सकता है दोस्तों। एलिफेंटा की गुफाएं और कनेरी की गुफा कहाँ है, जल्दी से बताइए। एलिफेंटा और कनेरी की गुफा कहाँ स्थित है, तो जल्दी से बताइए दोस्तों। एलिफेंटा और कन्हेरी की गुफा कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये भी महाराष्ट्र में है। कहां पर है, महाराष्ट्र में है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से कितना ढेर सारा क्वेश्चन बना। आइए हम एक बार आपको रिवीजन करा देते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, तो देखते हैं किस कन्हैया गुफाओं से मिलता है। किस अंकन से, सप्तबोधि अंकन से मिलता है, कन्हैया गुफाओं से। यह गुफाएं मुंबई शहर के पश्चिमी क्षेत्र में बसे बोरीवली के उत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है, बोरीवली के उत्तर में स्थित है। इसका निर्माण 3री शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। कब हुआ था, 3री शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। एक ही पहाड़ को तराश कर 109 गुफाओं का निर्माण किया गया था। यहाँ एक ही पहाड़ को तराश कर 109 गुफाओं का निर्माण किया गया था। और अजंता एवं एलोरा की गुफा श्रेणी के पास में है। अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ है दोस्तों, श्रेणी के पास में है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। और किसके शासन काल में हुआ था, तो गुप्त शासकों के द्वारा निर्मित किया गया था। अजंता की गुफा किसने बनाया था, तो गुप्त शासकों के द्वारा बनाया गया था। अब बात करते हैं एलोरा की गुफा किसने बनाया था, तो एलोरा की गुफा राष्ट्रगुप्त शासकों ने बनाया था। और एलिफेंटा और कनेरी की गुफा कहाँ स्थित है दोस्तों, तो एलिफेंटा और कनेरी की गुफा महाराष्ट्र में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, कितना शानदार क्वेश्चन था। तो आइए हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन पर। आइए देखते हैं, दी रूट्स ऑफ एंशियंट के लेखक कौन थे। दी रूट्स ऑफ एंशियंट के लेखक कौन थे, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो आइए देखते हैं हम तीसरे का आंसर। दी रूट्स ऑफ एंशियंट के लेखक कौन थे,
तो दी रूट्स ऑफ एंशियंट के लेखक W.A. फेयर सर्विस थे। कौन थे? W.A. फेयर सर्विस थे। तो बात करते हैं यह पुस्तक कब लिखी गई थी। तो यह पुस्तक 1971 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1971 में लिखी गई थी। और इस पुस्तक में किसका उल्लेख है? तो इस पुस्तक में प्राचीन पुरातात्विक का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? प्राचीन पुरातात्विक का उल्लेख है। इस पुस्तक में किसका उल्लेख है? तो प्राचीन पुरातात्विक का उल्लेख है। तो आगे बात करते हैं हम कर्पूर मंजरी पुस्तक की रचना किसने की थी? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। कर्पूर मंजरी पुस्तक की रचना किसने की थी? तो आइए देखते हैं हम। कर्पूर मंजरी पुस्तक की रचना राजशेखर ने की थी। किसने की थी? राजशेखर ने। किसने की थी दोस्तों? राजशेखर ने की थी। बात करते हैं विक्रम संवत कब से आरंभ हुआ था? विक्रम संवत कब से आरंभ हुआ था? विक्रम संवत कब से आरंभ हुआ था? तो दोस्तों विक्रम संवत 58 ईस्वी से आरंभ हुआ था। 58 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ था। और बात करते हैं हम शक संवत कब से आरंभ हुआ था? शक संवत कब से आरंभ हुआ था? तो शक संवत सन 78 ईस्वी से आरंभ हुआ था। कब? सन 78 ईस्वी से आरंभ हुआ था। अब बात करते हैं हम गुप्त काल कब से आरंभ हुआ था? गुप्त काल की बात करते हैं तो गुप्त काल सन 300 ईस्वी से आरंभ हुआ था। कब से आरंभ हुआ था? सन 319 ईस्वी से। अब बात करते हैं भारत में मुसलमान शासक का युग कब से आरंभ हुआ था? जल्दी से बताइए। भारत में मुसलमान शासक का युग कब से आरंभ हुआ था? तो सन 1192 से। कब से? सन 1192 से। अब बात करते हैं हम जो मुसलमान शासक का 1192 ईस्वी से हुआ था, जो मोहम्मद गौरी की तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय हुई थी। कौन? जो मोहम्मद गौरी की तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय हुए थे। जो मोहम्मद गौरी के तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय हुए थे। युद्ध में विजय हुए थे। तो आइए अब हम कुछ नदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं नदी के बारे में। तो बात करते हैं हम कुंभा नदी को क्या कहते हैं? कुंभा नदी को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए दोस्तों। कुंभा नदी को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। तो कुंभा नदी को काबुल नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंभा नदी को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। कुंभा नदी को काबुल नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? काबुल नदी कहते हैं। और अगला हमारा है परुसरणी नदी किसे कहते हैं? परुसरणी नदी को क्या कहते हैं? परुसरणी नदी को क्या कहते हैं? तो जल्दी से बताइए। परुसरणी नदी को रावी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? रावी नदी कहते हैं। तो
सदा नीरा नदी को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए, सदा नीरा नदी को क्या कहते हैं? सदा नीरा नदी को क्या कहते हैं? सदा नीरा नदी को क्या कहते हैं? तो सदा नीरा नदी को गंडक नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? गंडक नदी। और आगे बात करते हैं हम सुतिद्री नदी को क्या कहते हैं? सुतिद्री नदी को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। तो सुतिद्री नदी को सतलज नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सतलज नदी। क्या कहते हैं? सुतिद्री नदी को सतलज नदी कहते हैं। और आगे बात करते हैं हम झेलम नदी को क्या कहते हैं? झेलम नदी को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। झेलम नदी को क्या कहते हैं? वितस्ता नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? वितस्ता नदी। क्या कहते हैं? वितस्ता नदी। तो देखिए इस क्वेश्चन से कितने इफेक्ट क्वेश्चन बने हैं आपके लिए। तो आइए एक बार हम रिवीजन करा देते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन था दी रूट्स ऑफ एशियड के लेखक कौन थे? तो दी रूट्स ऑफ एशियड के लेखक W.A. फेयर सर्विस थे। जो इसकी कब लिखी गई थी यह पुस्तक? तो 1971 में यह पुस्तक लिखी गई थी। और इस पुस्तक में किसका उल्लेख है? तो प्राचीन पुरातात्विक का उल्लेख है। किसने किया था? बात करते हैं कर्पूर मंजरी पुस्तक की रचना किसने की थी? तो कर्पूर मंजरी की रचना किसने की थी? राजशेखर ने की थी। तो बात करते हैं विक्रम संवत कब से आरंभ हुआ था? विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ था। शक संवत कब से आरंभ हुआ था? 58 ईस्वी से आरंभ हुआ था। और गुप्त काल कब से आरंभ हुआ था? सन 319 ईस्वी से आरंभ हुआ था। और बात करते हैं हम भारत में मुसलमान शासन का युग कब से आरंभ हुआ? भारत में मुसलमान शासक का युग कब से आरंभ हुआ? तो सन 1192 ईस्वी में, जो मोहम्मद गौरी के तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय हुए थे। और बात करते हैं नदी के बारे में। कुबा नदी को क्या कहते हैं? काबुल नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? काबुल नदी कहते हैं। कुबा नदी काबुल नदी को कहते हैं। और पुरुषणी नदी किसे कहते हैं? रावी नदी को कहते हैं। सदा नीरा नदी किसे कहते हैं? गंडक नदी को कहते हैं। सतुत्री नदी किसे कहते हैं? सुतिद्री नदी किसे कहते हैं? सतलज नदी को कहते हैं। और झेलम नदी किसे कहते हैं दोस्तों? तो झेलम नदी वीरस्ता नदी को कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 4। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किसने किया था? पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो आइए आंसर हम जानते हैं कौन किया था? थॉमसन ने किया था। कौन किया था? विभाजन कौन किया था? थॉमसन ने किया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति से है? किस आकृति का है? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो आइए देखते हैं हम। हमारा आंसर होगा 5वें का। किसका होगा? अर्धचंद्राकार आकृति का है। किस आकृति विन्यास किस आकृति का पूछा है? तो अर्धचंद्राकार आकृति का है। अर्धचंद्राकार आकृति का है।
तो प्राचीन श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? प्राचीन श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? तो राम के पुत्र लव की राजधानी थी। राम के पुत्र लव की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? जल्दी से बताइए। राम के पुत्र लव की राजधानी थी। प्राचीन श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? तो प्राचीन श्रावस्ती राम के पुत्र लव की राजधानी थी। तो और गौतम बुद्ध के समय में किसकी राजधानी थी? गौतम बुद्ध के समय में किसकी राजधानी थी? गौतम बुद्ध के समय में किसकी राजधानी थी? तो गौतम बुद्ध के समय में कौशल प्रसेनजीत की राजधानी थी। किसकी? कौशल प्रसेनजीत कौशल प्रसेनजीत की राजधानी थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 6। आइए देखते हैं दोस्तों। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए पढ़कर क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, यापनी किसका संप्रदाय है? यापनी किसका संप्रदाय है? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो आइए देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 6 का आंसर है जैन धर्म का। किसका संप्रदाय है? जैन धर्म का। जैन धर्म का संप्रदाय है। किसका संप्रदाय है? जैन धर्म का संप्रदाय है। तो बात करते हैं, इनमें 3 संप्रदाय हैं। कितने संप्रदाय हैं? 3 संप्रदाय हैं। पहले कौन कौन से हैं? पहला है दिगंबरम दिगंबर, और दूसरा है उसके बाद क्या है? श्वेतांबर। फिर जो तीसरा है हमारा वो है संप्रदाय यापनी। क्या है? संप्रदाय यापनी जो तीसरा है। 8वां, इसे क्या कहते हैं? गोप्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 8वां, इसे संप्रदाय को गोप्य भी कहते हैं। तो बात करते हैं जिसकी स्थापना, इन तीनों की स्थापना कब हुई, किसने किया था? तो जिसकी स्थापना श्री कलश नामक एक श्वेतांबर आचार्य ने की थी। जिसकी स्थापना श्री कलश नामक एक श्वेतांबर आचार्य ने की थी। तो आगे आइए बात करते हैं हम। दिगंबरम अपने चारों दिशाओं को अपना वस्त्र मानता था। कौन? दिगंबरम अपने चारों दिशाओं को अपना वस्त्र मानता था। चारों दिशाओं को अपना वस्त्र मानता था। कौन? दिगंबरम अपने चारों दिशाओं को अपना वस्त्र मानता था। क्या मानता था? अपना वस्त्र मानता था। इसलिए नग्न अवस्था में रहता था। नग्न अवस्था में रहता था। इसलिए नग्न अवस्था में रहता था। अब बात करते हैं श्वेतांबर किससे संबंधित है?
जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो श्वेतांबर किससे संबंधित है? स्थूलभद्र से संबंधित है। किससे? स्थूलभद्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? श्वेतांबर किससे संबंधित है? स्थूलभद्र से संबंधित है। अब बात करते हैं हम दिगंबरम किससे संबंधित है? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। दिगंबरम या दिगंबर किससे संबंधित है? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो दिगंबर किससे संबंधित है? भद्रबाहु से। किससे संबंधित है? भद्रबाहु से। भद्रबाहु से संबंधित है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आइए हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7। तो इससे पहले हम आपको बता दें, आप लोग अगर इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें, ताकि सभी को यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिले। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं 7वां क्वेश्चन। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान क्या था? पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान क्या था? तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो आइए हम आंसर देखते हैं। हमारा आंसर क्या होगा? 7 नंबर का क्वेश्चन क्या आंसर क्या होगा? पुराणों के अनुसार चंद्रवासी शासकों का मूल स्थान क्या था? तो आइए देखते हैं। 7 नंबर का क्या था? प्रस्थानपुर थी। क्या थी? प्रतिष्ठानपुर था। प्रतिष्ठानपुर। प्रतिष्ठानपुर था। कहाँ था? प्रतिष्ठानपुर। और वर्तमान में कहाँ था? वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में झूसी इलाहाबाद में है। कहाँ? झूसी इलाहाबाद में है। वर्तमान में अगर पूछे कि कि पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान क्या क्या था, तो पहले प्रतिष्ठानपुर था। लेकिन वर्तमान में अगर एग्जाम में पूछ ले तो वर्तमान में झूसी इलाहाबाद में है। कहां पर है? झूसी इलाहाबाद में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8। आइए देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ किसका है? अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ किसका है? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो आइए हम आंसर देखते हैं। हमारा 8 नंबर का आंसर होगा, किसका होगा? लोरिया नंदगढ़ को। किसका? लोरिया नंदनगढ़ को। नंदनगढ़ को। और आगे बात करते हैं हम। चंपारण में राजकुमार शुक्ला जी को बुलाने आए थे। लोरिया नंदन कहाँ गए थे? चंपारण में। चंपारण में राजकुमार शुक्ला जी को राजकुमार शुक्ला जी को बुलाने आए थे। अब बात करते हैं किसकी? महात्मा गांधी जी को। किसको बुलाने आए थे? किसको बुलाने आए थे? महात्मा गांधी जी को। चंपारण में राजकुमार शुक्ला जी बुलाने आए थे। किसको बुलाने आए थे? महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी को क्यों बुलाने आए थे? तो क्योंकि चंपारण में किसानों के साथ
किसानों के साथ शोषण हो रहा था। क्या हो रहा था? किसानों के साथ शोषण हो रहा था। क्या हो रहा था दोस्तों? चंपारण में किसानों के साथ शोषण हो रहा था। यानी चंपारण में किसानों के साथ शोषण हो रहा था। और बात करते हैं हम, और वहां पर तिनकठिया पद्धति लगी हुई थी। और वहां पर तिलकठिया क्या तिनकठिया तिनकठिया पद्धति लगी हुई थी। और बात करते हैं हम, यानी 3/20 भाग भूमि पर नील के खेती का किसका? 3/20 भाग भूमि पर नील का खेती करने का अनिवार्य था। खेती करने का अनिवार्य था। खेती करने का अनिवार्य था। 3/20 भाग भूमि पर नील का खेती करने का अनिवार्य था, जिसके द्वारा चंपारण आंदोलन चला था। जिसके द्वारा कौन आंदोलन चला था? चंपारण आंदोलन। जिसके द्वारा कौन आंदोलन चला था? चंपारण आंदोलन। तो देखिए दोस्तों, कितना शानदार क्वेश्चन था। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। आइए देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, आपके स्क्रीन पर 9। प्रश्न नंबर 9 है, चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया, वह कौन था? चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया, वह कौन था? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, हमारा 9 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों। तो आइए इसका आंसर जानते हैं। चोल शासकों ने जिसका बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान दिया, वह कौन था? तो वह कौन था? राजेंद्र प्रथम थे। कौन थे? या कौन था? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम थे। अब बात करते हैं हम राजेंद्र प्रथम इतना महान शासक थे। राजेंद्र प्रथम इतना महान शासक थे, इतना महान शासक थे कि 1200 द्वीपों पर कब्जा किए हुए थे। कितने द्वीपों पर? कि 1200 द्वीपों पर कब्जा करके रखा था, या कब्जा किए हुए थे। कब्जा किए हुए थे। तो आइए और देखते हैं हम, चोल साम्राज्य सबसे बेहतरीन साम्राज्य माना जाता है। क्या? चोल साम्राज्य सबसे बेहतरीन साम्राज्य माना जाता है। क्या दोस्तों? चोल साम्राज्य सबसे बेहतरीन साम्राज्य माना जाता है। चोल साम्राज्य सबसे बेहतरीन साम्राज्य माना जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10। आइए देखते हैं, आपके स्क्रीन पर जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों।
तो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आइए देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है। प्रभास गिरी जिसका तीर्थ स्थल है वे कौन थे या वह कौन थे? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो आइए हम आंसर देखते हैं दोस्तों। हमारा आंसर होगा 10वां नंबर का, कौन थे? तो जैर थे। कौन थे दोस्तों? जैर थे। अब बात करते हैं प्रभास गिरी की। तो प्रभास गिरी का स्थल किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? जल्दी से बताइए दोस्तों। प्रभास गिरी का स्थल किसे माना जाता है? तो कौशाम्बी को माना जाता है। किसे माना जाता है? कौशाम्बी को। कौशाम्बी को माना जाता है। अब बात करते हैं कौशाम्बी के प्रभास गिरी स्थल किससे संबंधित है? कौशाम्बी के प्रभास गिरी स्थल किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आइए देखते हैं। प्रभास गिरी के कौशाम्बी के प्रभास गिरी स्थल किससे संबंधित है दोस्तों? तो छठे जैन तीर्थक से संबंधित है। किससे? छठे जैन तीर्थक से संबंधित है दोस्तों। तो आगे बात करते हैं प्रभास गिरी उत्तर प्रदेश के। प्रभास गिरी कहाँ स्थित है? तो प्रभास गिरी उत्तर प्रदेश के, यूपी के उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। जल्दी से पढ़कर आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिली है या कहां से मिला है? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। ये हम पहले भी करा चुके हैं क्वेश्चन। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो आइए देखते हैं कहां से मिला है दोस्तों। लहुरा देव से। कहां से मिला है? लहुरा देव से मिला है। तो आइए कुछ मंदिरों के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। किसके बारे में? मंदिरों के बारे में। बात करते हैं दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो दशावतार मंदिर ललितपुर में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है दशावतार मंदिर? दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? ललितपुर में। कहाँ पर? ललितपुर में। और आगे बात करते हैं हम बाबा सोमनाथ का मंदिर। आगे बात करते हैं बाबा सोमनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? जल्दी से बताइए। बाबा सोमनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बाबा सोमनाथ का मंदिर देवरिया में, जो कि कहाँ पड़ता है? देवरिया यूपी में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। देवरिया में तो देवरिया कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। श्रृंगी क्या दोस्तों? श्रृंगी ऋषि का मंदिर कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। श्रृंगी ऋषि का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आइए देखते हैं। कहाँ? फर्रुखाबाद में। कहाँ स्थित है? फर्रुखाबाद में। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला मंदिर से संबंधित वराह भगवान का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? वराह भगवान का मंदिर कहाँ स्थित है? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो आइए देखते हैं वराह भगवान का मंदिर कहाँ स्थित है? तो एटा में है। कहाँ पर है? एटा में। क्योंकि
यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मंदिर के पास, क्योंकि इस मंदिर के पास, इस मंदिर के पास 12 घाट हैं। कितने? 12 है। इस मंदिर के पास 12 घाट हैं। इस मंदिर के पास 12 घाट हैं, इसीलिए इसे बड़ा भगवान का मंदिर माना जाता है। और बात करते हैं हम, जिसे हरिवदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बराम भगवान के मंदिर को हरिवदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरिवदी। हरिवदी भी कहा जाता है। कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, कितना शानदार सेक्शन चल रहा है आप लोगों के सामने। तो अभी तक जो हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया हो तो शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 12। आइए देखते हैं। क्वेश्चन पढ़कर जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों आप लोग। आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा, आइए देखते हैं। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो आइए जानते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा 12 नंबर का हमारा। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जमाली था। कौन था? जमाली। बात करते हैं, महावीर की पुत्री का क्या नाम था? महावीर के पुत्री का क्या नाम था? प्रियदर्शनीय नाम था। क्या नाम था? प्रियदर्शनीय। महावीर के पुत्री का क्या नाम था? दर्शनीय, प्रियदर्शनीय। उसका विवाह किसके साथ हुआ था? तो उसका विवाह किसके साथ हुआ था? जमाली के साथ हुआ था। उसका विवाह जमाली के साथ हुआ था। किसके साथ? जमाली के साथ। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? जल्दी से बताइए दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में। कब हुआ था? 563 बीसी में। अब बात करते हैं महावीर का जन्म कब हुआ था? तो महावीर का जन्म 599 ईस्वी पूर्व से लगभग। महावीर का जन्म कब हुआ था? तो महावीर का जन्म 599 ईस्वी पूर्व से लगभग, पूर्व के लगभग। तो इनका महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में। कुंडल। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम में हुआ था। आगे बात करते हैं, महावीर के पिता का क्या नाम था? जल्दी से बताइए। महावीर के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्या नाम था? महावीर के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ ज्ञात्रिक। क्या नाम था? सिद्धार्थ ज्ञात्रिक नाम था। और महावीर के माता का क्या नाम था? तो महावीर के माता का नाम त्रिशला था। क्या था? त्रिशला था। त्रिशला था। और त्रिशला बात करते हैं। और त्रिशला विदेह दत्ता त्रिशला विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। कौन थी त्रिशला? कौन थी? विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। कौन थी? प्रमुख चेटक की बहन थी। प्रमुख चेटक की बहन थी। और बात करते हैं, महावीर की शादी किसके साथ हुई थी? या महावीर की विवाह किसके साथ हुई थी? तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। महावीर की शादी
किसके साथ हुई थी? कुंडीलगौत कन्या यशोदा के साथ। किसके साथ हुई थी? कुंडीय गोत्र कन्या यशोदा के साथ। महावीर की शादी किसके साथ हुई थी? कुंडील गोत्र कन्या यशोदा के साथ। कन्या यशोदा के साथ। तो देखिए दोस्तों कितना शानदार सा क्वेश्चन था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 13। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। मनुस्मृति किससे संबंधित है? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो आइए देखते हैं मनुस्मृति किससे संबंधित है? साम्राज्य किससे? समाज व्यवस्था से। किससे? समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। इसकी रचना कौन किया था? तो इसकी रचना मनु ने की थी। कौन की थी? मनु ने किया था। इसकी रचना मनु ने किया था। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर 14। योग दर्शक के प्रतिपादक कौन थे? योग दर्शक के प्रतिपादक कौन थे? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो आइए देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। तो आइए इसका आंसर जानते हैं। प्रश्न नंबर 14 का कौन थे? पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि थे। पतंजलि थे। और इन्हीं ने एक पुस्तक लिखा था। पतंजलि ने ही एक पुस्तक लिखा था। क्या लिखा था? पुस्तक लिखा था। पुस्तक लिखा था। उस पुस्तक का क्या नाम था? तो उस पुस्तक का नाम योग शास्त्र था। क्या नाम था? योग शास्त्र। सॉरी दोस्तों, योग सूत्र था। योग सूत्र या योग शास्त्र एक ही हुआ दोस्तों। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ के आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो 15 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? यह क्वेश्चन हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो आइए एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो आइए देखते हैं अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि थे। कौन थे? पाणिनि थे। और यह 500 ईसा पूर्व के आसपास लिखी गई थी। यह पुस्तक कब लिखी गई थी? 500 ईसा पूर्व के आसपास। ईसा पूर्व के आसपास लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 500 ईसा पूर्व के आसपास लिखी गई थी। अब बात करते हैं इस पुस्तक में किसका वर्णन है। तो इस पुस्तक में मौर्य काल से पूर्व के भारत की धार्मिक दशा का वर्णन है। किसका? मौर्य काल से पूर्व के भारत की धार्मिक दशा का वर्णन है। भारत के धार्मिक दशा का वर्णन है। धार्मिक दशा का वर्णन है। तो आइए और देखते हैं वाल्मीकि ने क्या लिखा था। वाल्मीकि ने किस पुस्तक को लिखा था या क्या लिखा था? वाल्मीकि ने क्या लिखा था? वाल्मीकि ने क्या लिखा था? तो वाल्मीकि ने रामायण लिखा था। क्या लिखा था दोस्तों? रामायण लिखा था। तो देखिए दोस्तों आज का सेक्शन कितना शानदार था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आगे आने वाले वीडियो में हम आपको इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। प्राचीन इतिहास के और ढेर सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे।
तो आप लोग हम लोग आपको बता दें, अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी को हमारे इस क्वेश्चन की जानकारी अच्छे से मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।